सस्ती सब्जी महंगा पराठा। दिनेश एक शांत और समझदार इंसान था। वो अपने बड़े बेटे लोकेश, बहू आशा, छोटे बेटे विकास और छोटी बेटी नीलम के साथ बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी रहता था। वहीं सरोज एक दखल देने वाली सास थी जिसे हर बात में अपनी राय देना पसंद था। लो भैया, गरम गरम रोटियां। विकास, तुम्हारी पसंद की सूखी भिंडी भी बनाई है। वाह भाभी, आज तो दिल खुश कर दिया आपने। स्वाद भी होटल वाला लग रहा है। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। सच में भाभी, आपकी बनाई भिंडी मुझे बचपन की याद दिला रही है। हर दिन ऐसा ही खाना मिलेगा तो ऑफिस से जल्दी लौट आया करूंगा। सब आशा की तारीफों में मग्न रहते हैं कि तभी सरोज बोलती है, बहू रोटी में घी नहीं लगा है क्या? ऐसे सूखी रोटी खाने से अच्छा है उपवास कर लो। तो भला सूखी रोटी गले से नीचे उतरती है क्या? अब मम्मी जी अभी घी लेकर आती हूँ। आशा थोड़ी घबरा जाती है और जल्दी से किचन में जाकर घी लगी रोटी लेकर आती है, लेकिन सरोज उसे दोबारा टोकती है। ये लो, अब तो रोटी को घी पिला दिया। जब इतना घी लगाना ही था तो पराठा ही बना देती। बताओ भला, इतना घी लगी रोटी खाई जाती है क्या? पर मम्मी जी। अरे कैसे कितना समझाऊं तुम्हें, मैं तो परेशान हो गई हूँ आजकल की बहुएं बिना। माहौल में हल्की सी खामोशी छा जाती है। सबकी नजरें सरोज और आशा पर टिक जाती है। तभी दिनेश बोल पड़ता है, अरे सरोज, तुम तो हर बात में एक्सपर्ट हो। चलो अब टेस्ट देखो। चलो, पहली बाइट मेरे हाथ से। अरे आप भी ना बच्चों के सामने क्या कहते रहते हो। सरोज मुस्कुराती है, लेकिन आशा को देखकर थोड़ा मुंह बनाती है, फिर रोटी खा लेती है। माहौल फिर से हल्का हो जाता है और सब हंसने लगते हैं। तभी प्रिया पड़ोसन पास से आवाज लगाती है, अरे आशा, तुम्हारे घर से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ स्पेशल बनाए क्या? अरे नहीं दीदी, बस रोटी और भिंडी बनी है। सब ठहाका लगाकर हंसते हैं, लेकिन सरोज हल्की नाराजगी के साथ आशा को घूरती रहती है। अच्छा खाना बनाना एक बात है और घर संभालना दूसरी बात। अरे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इस बहू को। अगली सुबह सड़क किनारे ठेले पर सब्जी वाला खड़ा था। आशा थैला लिए सब्जियां छाट रही थी और मोहल्ले की औरतें भी पास पास खड़ी थी। भाभी, आज तो टमाटर बिल्कुल ताजा है। और लौकी बताओ कितनी दूं? भैया, लौकी, टमाटर, भिंडी और आलू दे दीजिए। उसी वक्त सरोज अपनी बहू को दूर से आवाज लगाती है, बहू, फिर से वही लौकी भिंडी? अरे कुछ नया नहीं सूझता क्या तुम्हें? कब तक यही सब खाएंगे? घर में अगर यही सब खाना हो तो तुम्हारे होने का क्या फायदा? पर मम्मी जी, ये सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है, हमें ये सब खानी चाहिए। कभी कभी स्वाद भी देखा जाता है। सिर्फ सब्जियां ही खिलाती रहेगी तू? जितना हमें सेहत देखनी थी हम देख चुके। अब कुछ अच्छा सा बनाया कर, और नहीं बनाना तो ये सब बहाने मत लगा। सबकी नजरें आशा पर टिक जाती है। आशा थोड़ा सक पका जाती है। रोज वही 2-4 सब्जियां लोगी तो घर वाले सब्जी खा खा कर पक जाएंगे। सोचा था कुछ हल्का ही बना दूं आज, सबको पसंद भी है। पसंद? कौन बोला सबको पसंद है? किसी को पूछती भी हो? लोकेश जी ने कहा था ना, भिंडी अच्छी बनी थी। एक दिन खा ली मतलब रोज खिलाओगी? इतनी काम चोरी भी नई बहू को शोभा नहीं देती। मम्मी जी, मुझे सब्जियां ताजी दिखी तो ले ली। अक्ल से काम लिया करो। हर दिन सब्जी नहीं, कुछ नया भी बनाओ। ये मरीजों वाला खाना आज के बाद इस घर में नहीं बनना चाहिए। अगली बार कुछ अलग बना दूंगी। सब्जी वाला मन मन मुस्कुरा रहा था और मोहल्ले की औरतें कानाफूसी करने लगती है। आशा चुपचाप पैसे देती है और मुंह लटकाकर घर की ओर चल देती है। तभी नीलम मोबाइल लेकर रसोई के अंदर आती है। भाभी, लौकी भिंडी से माँ को एलर्जी है क्या? या फिर उन्हें सब्जियों से इमोशनल डैमेज हो जाता है? शायद, क्योंकि आज भी सब्जी वाले के सामने डांट पड़ी मुझे। अरे माँ को एक्स्ट्रा ड्रामा किए बिना सुकून नहीं आता ना। अब क्या कहूँ दीदी? अगली बार सीधे माँ से पूछ लेना, सब्जी बनाओ कि गुलाब जामुन तल दो। तुम ना सब बातों को मजाक बना देती हो। सीरियस रहूंगी तो इस घर में जी पाऊंगी क्या? हाँ, बातें तो आपकी बिल्कुल सही है दीदी। आज की सब्जियां बैन। कल की सब्जियों को कंफर्म करने के लिए माँ से अप्रूवल ले ले। चलो, अब मूड थोड़ा ठीक हो गया। आप हंसती हो ना भाभी, तो पूरा घर अच्छा लगता है। नीलम की हल्की फुल्की बातों से माहौल फिर से सामान्य हो जाता है, लेकिन आशा के दिल में कहीं न कहीं सरोज की हर बात टीस छोड़ जाती है। आशा चुपचाप सब्जियां काट रही होती है, तभी सरोज अंदर आती है। बहू, अब ये रोज रोज की सब्जियां नहीं खाई जाती भाई। तो क्या बनाऊं मम्मी जी? मुझे पराठे बनाकर खिलाओ, मुझे कुछ टेस्टी चाहिए।
आशा चुपचाप हामी में सिर हिला देती है। शाम को डाइनिंग टेबल पर सरोज बैठी होती है और आशा गरम गरम आलू के पराठे परोसती है। फिर आलू? क्या यही एक पराठा आता है तुम्हें? वो सबको पसंद है ना मम्मी जी। आलू, वो भी और मूली, इसके अलावा कुछ और आता है क्या? टेबल पर माहौल अचानक भारी हो जाता है। कभी पनीर, कभी मेथी, कुछ हटके नहीं बना सकती? मम्मी जी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। सीमा बुआ की बहू को देखो, हर दिन नई रेसिपी बनती है। आशा चुपचाप आंखें झुकाकर पराठा समेटने लगती है। सरोज दोबारा बोल पड़ती है। बहू तुम तैयारी करो, मेरे साथ 2 से 3 दिन उनके घर रहने चलो। मम्मी जी अभी? हाँ आज ही, वहीं से सीख कर खाना बनाना। आशा की आंखें भर आती हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। सरोज सीमा बुआ के घर फोन लगाती है। हाय सरोज, क्या बात है बहन, आज कैसे फोन किया? कल मैं अपनी बहू को लेकर तेरे घर आ रही हूँ 2-3 दिन के लिए। अरे सब ठीक तो है ना? ठीक क्या खाक होगा? अरे इसे कुछ आता ही नहीं। तेरी बहू की बड़ी तारीफ सुनी है, वही अब इसे कुछ सिखा सकती है। बस इतनी सी बात। लिया, हमारी बहू के साथ 1 हफ्ते में होटल खोल लेगी तेरी बहू। सरोज फोन रखती है और आशा की ओर देखती है। कल सुबह तैयार रहना, तेरे सीखने का वक्त आ गया है। आशा सिर झुकाकर चुपचाप वहां से निकल जाती है। अगले दिन सुबह सरोज और आशा सीमा के गेट के बाहर खड़ी होती हैं। अंदर से सीमा बुआ हंसती हुई बाहर आती है। अरे आ गई महारानी। अरे बहू जी नमस्ते। नमस्ते बुआ जी। सीमा दोनों को अंदर ले जाती है। तभी सीमा की बहू सरला ट्रे में पानी लेकर आती है। आइए भाभी जी पानी पीजिए, फिर हम किचन की दुनिया में कदम रखेंगे। अब ये तेरे हवाले है सरला, इसे कुछ ऐसा सिखा दे कि मुझे भी रोज नया स्वाद मिले। सरला ने आशा का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आज से रेसिपी क्लास शुरू। सबसे पहले पनीर पालक पराठा। जी मुझे आता है बनाना। तो और क्या सीखना है आपको? मम्मी जी को तो एवोकाडो, पोमेलो, स्टार फ्रूट जैसी चीजों के पराठे खाने हैं। दोनों रसोई की ओर चल पड़ती है। बीच बीच में बातें होती रहती है। टेबल पर आटा, पनीर, मसाले और पालक की पत्तियां सजी थी। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है भाभी, हम सब ट्रायल में है। अरे पर माँ जी के ताने सुन सुन के डर लगने लगा है। ताने नहीं, तड़के से डरना चाहिए, वो ज्यादा जलते हैं ना। दोनों हंस पड़ती है। पहली बार आशा खुलकर मुस्कुराती है। पराठे की खुशबू रसोई में फैलने लगती है। कल मूली मेथी का फ्यूजन बनाएंगे। सरप्राइज एलिमेंट के बिना खाना अधूरा है। कभी सोचा नहीं था खाना बनाना इतना हल्का महसूस होगा। सरोज और सीमा दोनों ड्राइंग रूम में चाय पी रही थी। सीमा अचानक से बोलती है, तेरी बहू बहुत प्यारी है सरोज, बस तूने ना उसे थोड़ा कसा हुआ रखा है। अरे क्या करूं, आदत है मेरी, बिना टोके चैन नहीं मिलता। पर टोकने से बहू की मुस्कान छीन जाती है। सरोज चाय के घूंटों में अपनी उलझी सोच को घोलने की कोशिश करती है। कुछ दिन बीतते हैं और फिर सरोज अपनी बहू आशा को लेकर वापस अपने घर लौट आती है। अगले दिन किचन में नए स्वादों की खुशबू फैली होती है। ये एवोकाडो पराठा है या मक्खन की टिक्की? थोड़ा कम चिकनाई होती तो अच्छा होता नहीं? मम्मी जी अगली बार ना ऑलिव ऑयल में ट्राई करूंगी, हल्का भी होगा और सेहतमंद भी। आशा अब अपनी सास की टोका टोकी को सीने से नहीं लगाती, बल्कि सीख की तरह अपने स्वाद में ढाल देती है। बहू ये पराठा खाकर तो लगता है किसी विदेशी होटल में बैठा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि लौंगन से भी पराठा बन सकता है। भाई वाह भाई, क्या अब से हमारे ब्रेकफास्ट में डेली सुपर फूड पराठा ही मिलेगा? वहीं बैठी नीलम भी एकदम बोल पड़ती है, आज तो इंस्टा पर पोस्ट डालूंगी, इनक्रेडिबल इंडिया की इनक्रेडिबल भाभी। सभी के चेहरों पर मुस्कान होती है, जैसे इन पराठों में स्वाद से ज्यादा अपनापन भर दिया गया हो। सरोज भी बैठती है और पराठे का एक कोर लेते हुए टोकती है। गोसबेरी थोड़ा खट्टा है, लेकिन स्वाद अलग है, कुछ हटके तो बना है। मम्मी जी अगली बार ना थोड़ा सा गुड़ मिला दूंगी, संतुलन आ जाएगा। भाभी लगता है अब हर फल से पराठा बनाकर ही दम लोगी। माँ अब आपको बहू की पराठा हाउस का मेंबरशिप कार्ड बनवा देना चाहिए। पर फिर भी सरोज का टोकना बंद नहीं होता, लेकिन अब उनकी आवाज में डांट से ज्यादा अपनापन होता है। बहू तुम्हारे हाथ का स्वाद हमारी उम्र बढ़ा देगा, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो ऑफिस वाले भी पूछते हैं, तुम्हारी बीवी क्या स्वाद खाना बनाती है, रोज नया स्वाद आता है। सरोज अब आशा के बनाए नए स्वादों को दिल से अपनाने लगी थी, पर आशा के मन में उलझने छुपी थी, क्योंकि सरोज की फरमाइशों के कारण खर्च भी बढ़ता जा रहा था। मैंने तो सबका भला सोचा था,
बजट भी सही रहे और खाना भी स्वादिष्ट हो। पर मम्मी जी को तो शाही खाना चाहिए। अब पैसे भी कम पड़ने लगे हैं, कल फिर सामान लाना होगा। शाम का समय होता है। लोकेश काम से थका हुआ घर आता है। आशा उसको खाना खिलाती है। दोनों अपने कमरे में जाते हैं। सुनिए ना, आज थोड़े पैसे दे दीजिए, माँ जी के लिए नया सामान लाना है। कितना चाहिए? सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? आशा की आंखों में थोड़ी चिंता छुपी होती है। वो सोचती है कि वो लोकेश को ये बात कैसे समझाए। हाँ, सब ठीक है। तो फिर जो पैसे दिए थे 5,000, वो एक हफ्ते में खत्म हो गए। वो मम्मी जी को जो पसंद है वो सब कुछ बहुत महंगा होता है। इतना महंगा? चलो कोई ना, माँ की खुशी जरूरी है। पर खर्चा संभालना भी तो जरूरी है। लोकेश को आशा की बात अच्छी नहीं लगती। आशा का मुंह झुक जाता है। वो सोचती है कैसे घर का बजट सही रखा जाए। आप अपनी माँ से बात करो ना, आप उन्हें समझा पाओगे। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद संभालूंगा। ये लो पैसे, माँ को जो अच्छा लगे वही बनेगा। लोकेश का शब्द सुनकर आशा के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। वो मन ही मन ये तय कर लेती है कि वो भी अब बजट की फिक्र नहीं करेगी। आशा, माँ की खुशी में ही मेरा सुकून है, बाकी सब बाद में ठीक हो जाएगा। जैसा आपको ठीक लगे। कुछ दिनों बाद सीमा बुआ का परिवार सरोज के घर आता है। उनके आते ही घर में चहल पहल और रसोई में हलचल बढ़ जाती है। आशा, सीमा बुआ के लिए भी वही स्पेशल पराठे बनाओ जो तुमने हमें खिलाए थे। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। आशा रसोई में जाती है और एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स और अन्य महंगी सामग्री से पराठे बनाना शुरू करती है। अरे वाह आशा, तुम्हारे पराठों की खुशबू तो दूर तक जा रही है। मेरी बहू है, सब कुछ परफेक्ट बनाती है। लेकिन सिखाया तो हमारी बहू ने ही है। नहीं पापा जी, ये नए तरीके के पराठे तो आशा भाभी ने खुद बनाए हैं। 3 दिन तक आशा नए नए पराठे बनाती है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा हो जाता है। भाभी, आपकी पराठों का तो जवाब नहीं, हमें भी रेसिपी सिखा दो। जरूर, मैं सब सिखा दूंगी। पक्का वादा? हाँ, क्यों नहीं। आखिर आपके घर आकर मैंने भी तो बहुत कुछ सीखा था। 3 दिन में ही आशा ने 6,000 रुपए का सामान खर्च कर दिया, जो लोकेश ने आशा को दिए थे। विदाई का समय आता है, तभी सीमा बुआ कहती हैं, बहुत मजा आया आशा, तुम्हारे हाथ के पराठे याद रहेंगे। हाँ बहू, स्वाद का तो जवाब नहीं। सरला सुनो, आशा भाभी जैसे पराठे बनाना सीख लो, वरना मैं भाग जाऊंगा। कहाँ जाओगी? भाभी के पास? हाँ, कम से कम रोज एवोकाडो पराठा तो मिलेगा। तो जाओ ना, फिर वापस आओगे ना तो मैं तुम्हें लौकी खिलाऊंगी। हाँ, वैसे भाभी के पराठे में स्वाद है, प्यार है और लग्जरी भी है। अब तो हर बार ऐसे ही स्वागत होगा भाई। सीमा बुआ का परिवार विदा होता है और घर में फिर से सामान्य दिनचर्या लौट आती है। सीमा बुआ के जाते ही आशा लोकेश से कहती है, वो पैसे खत्म हो गए, कुछ सामान लाना है। इतनी जल्दी? कहाँ खर्च हो गया? मम्मी जी के कहने पर महंगे फल और ड्राई फ्रूट्स लाए थे मैंने। लोकेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। लोकेश पर्स से पैसे निकालकर आशा को देता है। ये लो, जो माँ को पसंद है वही बनाओ। ठीक है, जैसा आप सही समझे। लोकेश पैसे तो देता है, लेकिन मन ही मन उसे अब बजट की चिंता सताने लगती है। वो बिना कुछ सोचे अपनी माँ के पास जाकर बात करता है। माँ, एक बात कहनी है। आपकी हर बात में टोकने की आदत से ना घर का बजट हिल गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं तो सिर्फ सबके अच्छे के लिए कहती हूँ। महीना अभी आधा भी नहीं हुआ और 10,000 रुपए खत्म हो चुके हैं माँ। सरोज के हाथ से अखबार छूट जाता है। उसका चेहरा कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। इतना खर्च? पर मैंने तो बस अच्छे खाने के लिए कहा था। माँ, एवोकाडो, पोमेलो और ड्राई फ्रूट्स, ये सब रोज खाने से खर्च कैसे नहीं बढ़ेगा? ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं बहू से बात करूंगी। सरोज का स्वर अब सख्त नहीं मुलायम था। वो पहली बार रसोई में जाकर आशा से मीठी आवाज में कहती है, आशा, कल की सब्जी ना बहुत स्वादिष्ट बनी थी। आशा चौंकती है, फिर धीरे से सर उठाकर माँ जी की तरफ देखती है। धन्यवाद मम्मी जी। तू तो वैसे भी हर काम सलीके से करती है, खाना बनाने में तो कमाल है भाई। सच मम्मी जी? और नहीं तो क्या, झूठ बोलूंगी। ये जो फैंसी पराठे है ना, एवोकाडो वगैरह, अच्छे हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार काफी है। हाँ बेटा? सरोज की आवाज में आज आदेश नहीं, सुझाव था। सब्जी दाल में जो बात है वो पराठों में कहा, और सेहत के लिए भी सही है।
जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। अब से हफ्ते में एक ही बार बनाऊंगी। सरोज का चेहरा नरम हो जाता है। आशा को सब समझ में आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। रसोई की गर्मी से आज एक मीठा सा पल पिघल गया था। एक तरफ सरोज ने टोकना छोड़ा, वहीं दूसरी तरफ रिश्ते ने समझदारी की दस्तक दी। शकुंतला की दोनों बहुएं अच्छी कंपनीज में जॉब करती थी, इसलिए घर संभालने के लिए उन्होंने घर में एक कामवाली रखी थी। लेकिन वो कहते ना, हर इंसान को कोई ना कोई बुरी आदत होती है। ऐसी ही एक बुरी आदत थी उनकी सास शकुंतला की। वो कामवाली के किसी भी काम में कमी निकाले बिना तो मानो जैसे रह ही नहीं पाती थी। अब कामवाली कब तक शकुंतला के नखरे उठा पाएगी, चलिए देखते हैं। अरे रे रे रे, क्या झाड़ू लगाई है इसने। घर के सारे कोनों में इतनी मिट्टी जमा हुई पड़ी है। गंगू, अरे आ गंगू। आई माँ जी, बोलिए क्या हुआ? अरे ये देख तो जरा कैसी झाड़ू लगाई है तूने। घर के सारे कोनों में तो इतनी सारी मिट्टी जमा है, ऐसे ही झाड़ू लेकर उसे हवा में घुमाती है क्या? अरे क्या माँ जी, इतनी अच्छी तरह से तो पूरे घर में झाड़ू लगाया है मैंने, और आप झाड़ू की बात कर रही हो। मैंने तो पूरे घर में पोछा भी लगा दिया। इतना साफ सुथरा तो लग रहा है घर। आपकी ना ये रोज की आदत हो गई है मेरे काम में कमी निकालने की। अरे चुप रह और दोबारा से सारे घर में झाड़ू पोछा लगा। और हाँ, पोछा हाथ से एकदम कस के निचोड़ कर लगाइयो। फर्श बिल्कुल शीशे की तरह चमकना चाहिए। ठीक है, लगाती है। गंगू बेचारी परेशान होकर दोबारा से सारे घर में झाड़ू पोछा लगाती है। तभी शकुंतला धुले हुए बर्तनों की जांच करने रसोई में पहुंच जाती है। हे भगवान, ऐसे कैसे बर्तन धोया इसने। ए गंगू, जल्दी इधर आ। हे भगवान, पक्का फिर कोई नया काम बताएगी ये मुझे। अरे कहाँ रह गई, जल्दी आ। हाँ हाँ आई माँ जी। अब क्या हो गया? ये कैसे बर्तन धोया तूने? इनमें से एक भी प्लेट में मुझे अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा। अरे बर्तन तो ऐसे धुले होने चाहिए कि बिल्कुल शीशे के जैसे चमके। इनको अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो। ये सारे बर्तन इतने साफ होने चाहिए कि मुझे इनमें देखते ही अपनी प्यारी सी सूरत दिखाई दे। अरे माँ जी, मैंने सुबह ही सारे बर्तन धोए हैं। मुझे और घरों में भी काम करने जाना है। अब क्यों हर रोज बेफालतू में मेरा टाइम खोटी करवाती हो? मुझसे ज्यादा 3-5 मत कर समझी। जो काम बोला है ठीक से कर, वरना पगार में से इसके पैसे काट लूंगी। ये भगवान, क्या मुसीबत है। गंगू मुंह बनाकर घर के सारे धुले हुए बर्तनों को दोबारा से रगड़ रगड़ कर धोती है। तो शकुंतला फिर से एक एक बर्तन उठाकर उनमें अपना चेहरा देखने लगती है। ओ माँ जी, अभी फिर से एकदम रगड़ के बर्तन साफ किए, अब और नहीं। अरे हाँ हाँ ठीक है, वैसे इस बार पहले से साफ ही है। बर्तन तो धुल गए, जा तू जाकर सारे कपड़े धो ले। गंगू कपड़े धोने के लिए जैसे ही वॉशिंग मशीन ऑन करती है तो शकुंतला वहां आकर वॉशिंग मशीन बंद कर देती है। अरे अब वॉशिंग मशीन क्यों बंद की? तू आज वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोएगी, इसमें कपड़े ठीक से नहीं धुलते। ये ले थापी और कपड़े धोने का साबुन, आज से तू इसी से कपड़े धोएगी। और खबरदार जो मेरे पीछे से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए तो। क्या इतने सारे कपड़े मैं हाथ से धोऊं? ना रे बाबा ना, माफ करो मुझे। आपके घर में काम कर करके मैं आधी पागल तो पहले ही हो चुकी है। बच्ची कुच्ची कसर आप थोड़े दिनों में और पूरी कर दोगे। मुझे नहीं करना रे बाबा आपके घर में कोई काम वाम। चली मैं। गंगू शकुंतला की इन हरकतों से परेशान होकर काम छोड़कर चली जाती है। शाम को जब सब घर आते हैं, अरे ये क्या किया गंगू ने? बाथरूम में सारे कपड़े फैलाकर चली गई। कपड़े धोने नहीं थे तो फैलाए क्यों? कल आने दो उसे, बताती हूँ मैं। वो अब नहीं आएगी बहू। नहीं आएगी मतलब कहीं आपने तो उसे कुछ कहा नहीं? हे भगवान, इतनी मुश्किल से ये काम वाली मिली थी, वो भी आपकी वजह से काम छोड़कर चली गई। आपको ऐसा करने में क्या मजा आता है मम्मी जी? अब आपकी वजह से हम दोनों को जॉब के साथ साथ घर का काम भी संभालना पड़ेगा। दोनों बहुएं मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह किचन में, अनु तुमने चावल बना दिए है ना? लाओ दो, मुझे इनका लंच पैक करना है। चावल? लेकिन चावल तो आप बनाने वाली थी ना, मुझे तो आपने सब्जी काटने को कहा था। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सब्जी तो मैंने पहले ही बना ली है, अब तुमने किसके लिए काटी है? अरे आप ही ने तो बोला था। हे भगवान, छोड़ो इसे। ये सब्जी फ्रिज में रख दो, शाम को बना लेंगे। और प्लीज जल्दी से चावल चढ़ा दो, तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। प्राची मेरा टिफिन दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी लाई। हे भगवान, अब ये दही का पतीला कहाँ चला गया? ये रहा दीदी, अजीत जी के टिफिन में भी दही रख दीजिएगा। हाँ हाँ जल्दी लाओ। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी उन दोनों को टिफिन बना कर देती है। तभी हॉल में से सासू माँ की आवाज आती है। अरे बहू, अभी तक मेरी चाय नहीं बनी क्या? हे भगवान,
अभी इनकी चाय की कसर बाकी है। एक तो पहले ही हमें ऑफिस के लिए इतनी देर हो रही है, ऊपर से अब इनकी चाय बनाओ। अनु, नहीं नहीं दीदी, मुझे तो चाय बनाने के लिए बिल्कुल मत कहना। मेरा ऑफिस तो आपके ऑफिस से भी दूर है, मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। प्लीज़ आप ही माँ जी को चाय बनाकर दे दो ना। ठीक है, तुम जाओ। प्राची जल्दी जल्दी में शकुंतला के लिए चाय बनाती है और जल्दबाजी में चीनी डालना ही भूल जाती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे ये कैसी चाय बनाई है, इसमें तो चीनी ही नहीं है, मुझे चीनी देकर जा। हे भगवान, आज तो पक्का मुझे नौकरी से निकलवा कर ही मानेंगी। ये लीजिए चीनी। छोटी बहू अनु तो जैसे तैसे समय पर अपने ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन शकुंतला की चाय के चक्कर में प्राची को ऑफिस पहुंचने में बहुत देर हो जाती है, जिस वजह से उसे अपने मैनेजर से खूब डांट पड़ती है। दोनों बहुएं अब शाम को थकी हारी घर आती हैं। बेटा मैं सोच रही थी घर पर पनीर टिक्का बनाए, बहुत दिन हो गए, तो तुम दोनों स्टार्टर में आज बढ़िया सा पनीर टिक्का बना लो और खाने में मिक्स वेज पुलाव, रोटी और रायता बना लेना, और मीठे में जो भी तुम्हारा मन करे। अरे आप तो हमें ऐसे ऑर्डर दे रही हैं जैसे हमने यहाँ कोई होटल खुला हुआ है। हम पर थोड़ा तो तरस खाइए। सुबह इतना काम करके ऑफिस गए, उसमें भी लेट हो गए, अब थके हारे घर पर आए। मेरे बस का नहीं है कुछ खाना वाना बनाना। दीदी आपके बस का नहीं है तो मेरे बस का भी नहीं है खाना बनाना। आज तो खाना बाहर से ही मंगा लो। बेचारी दोनों थकी हारी बहुएं बाहर से खाना ऑर्डर करती हैं। अब हर रोज उनके साथ यही होता। सुबह घर का काम करने के चक्कर में ऑफिस के लिए लेट हो जाती और शाम को घर आने के बाद उनके अंदर काम करने की हिम्मत ही नहीं बचती। आखिर में दोनों ने परेशान होकर वर्क फ्रॉम होम लेने का फैसला किया और घर से ही ऑफिस का काम करना शुरू कर दिया। यस सर, आई एम वर्किंग ऑन दिस। प्राची बहू कहाँ है? मुझे बड़ी सुस्ती सी चढ़ रही है, आकर मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे। एक्सक्यूज मी सर। प्राची मीटिंग छोड़कर बाहर जाने वाली होती है कि इतनी देर में शकुंतला अनु को आवाज लगाने लगती है। ये प्राची बहू पता नहीं कहाँ रह गई। अनु बहू, अनु बहू, तू ही आके मेरे लिए चाय बना दे। एक्सक्यूज मी सर, आई नीड अ ब्रेक। दोनों बहुएं गुस्से में बाहर आती हैं। ये सब क्या है माँ जी? जब आपको पता है हम दोनों ऑफिस का काम कर रहे हैं, उसके बाद भी बार बार हमें आवाज लगा रही हो। अरे अब तुम्हें आवाज नहीं लगाऊंगी तो किससे लगाऊंगी? तुम दोनों घर में ही हो तो मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। हे भगवान, हम दोनों अपनी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आए। घर का सारा काम तो हम दोनों करते ही हैं, अब आप अपने लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती? अब मेरे घर में मेरी दो दो बहू हैं, उसके बाद भी क्या मैं खुद जाकर चाय बनाऊं? जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अनु मुंह बनाती हुई शकुंतला के लिए चाय बनाकर लाती है। अब हर रोज शकुंतला उन दोनों के काम के टाइम पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर करती जिससे उन दोनों को बार बार ऑफिस का काम बीच में छोड़ छाड़ कर आना पड़ता, जिस वजह से दोनों बहुत परेशान हो गई। दीदी, मम्मी जी की वजह से तो काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे तो लगता है मेरा बॉस थोड़े दिन में परेशान होकर मुझे जॉब से ही निकाल देगा। अरे सिर्फ तेरा बॉस नहीं अनु, मुझे तो लगता है मेरा बॉस भी मुझे काम से निकालने वाला है। मुझे तो उन्होंने एक बार नोटिस भी दे दिया है। हे भगवान, इससे पहले कि हम दोनों के बॉस हमें काम से निकाले, हम खुद ही रिजाइन कर देते, क्योंकि माँ जी के रहते तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। शकुंतला की वजह से दोनों बहुओं को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो दोनों शकुंतला की हरकतों से बहुत परेशान हो जाती हैं। हमारी जॉब छुड़वा कर देखो तो, माँ जी खुद कैसे आराम से घोड़े बेचकर सो रही हैं। इन्होंने हमारे दिन का चैन, रातों की नींद सब कुछ छीन लिया। हम भी इन्हें चैन से सोने नहीं देंगे। चल अनु, शुरू हो जा। ओके बॉस, बहुत मजा आ रहा है ना माँ जी को हम दोनों को घर बिठाकर। इनकी नाक में हम ऐसा दम करेंगे ना कि हमें खुद ऑफिस भेजने पर मजबूर हो जाएंगी। अनु टीवी में फुल वॉल्यूम में गाने चलाती है और दोनों की दोनों हॉल में खूब मस्ती में डांस करने लगती है। ये और तेज आवाज कर अनु, और तेज। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है दीदी, क्या बोल रही हो? अरे आवाज और तेज कर, आवाज बढ़ा। अच्छा, आवाज बढ़ाऊं? अनु म्यूजिक की आवाज और तेज कर देती है। इतने तेज म्यूजिक की आवाज से शकुंतला की अच्छी भली नींद टूट जाती है। अरे ये पूरे घर में क्या हल्ला मचाया हुआ है इन दोनों ने? अच्छी भली सो रही थी, मेरी नींद खराब कर दी। अभी बताती हूँ इन्हें। शकुंतला हॉल में आती है। अरे क्या हल्ला मचाया हुआ है तुम दोनों ने? बंद करो इसे। अब क्या कह रही हो माँ जी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जरा जोर से बोलो। अरे ये गाना बंद कर, बंद कर इसे।
दीदी लगता है माँ जी को भी हमारे साथ डांस करना है। आ जाओ माँ जी, हमारे साथ डांस करो, ये है। दोनों बहुएं शकुंतला का हाथ पकड़कर उसे भी नचाने लगती हैं। बहुत मजा आ रहा है ना माँ जी डांस करने में, नाचो नाचो। हे भगवान, कहाँ मैं इन दोनों के बीच में फंस गई। रिमोट कहाँ है, कहाँ रखा है रिमोट? शकुंतला जल्दी से रिमोट ढूंढकर म्यूजिक बंद कर देती है। अरे ये आपने क्या किया माँ जी? कितना मजा आ रहा था डांस करने में। अरे भाड़ में गया तुम्हारा डांस। इतनी तेज आवाज से मेरे सर में और दर्द हो गया। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अच्छा ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। अनु जानबूझकर शकुंतला के लिए दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी बनाकर ले आती है, जिसे पीते ही शकुंतला का मुंह अलग सा ही आड़ा टेढ़ा बन जाता है। छी 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 छी, क्या है ये, इतना कड़वा, मुंह का पूरा स्वाद ही खराब हो गया। माँ जी आप ही ने तो मुझसे चाय मांगी थी, तो मैं आपके लिए ग्रीन टी बनाकर लाई हूँ। अरे मुझे नहीं पीनी तेरी यह ग्रीन टी, मेरे लिए दूध वाली कड़क मसाला चाय बना कर ले आ। माफ़ करना माँ जी, लेकिन हमने दूध वाली चाय का सारा सामान लाना बंद कर दिया है। उस चाय से ना हमें एसिडिटी होती है, और जब घर में चाय बनती है तो हम चाय पिए बिना रह नहीं पाते, और बाद में हमें वो नुकसान करती है। इसलिए आज से घर में दूध वाली चाय बनेगी ही नहीं। आज से घर में सिर्फ ग्रीन टी बनेगी। पीजिए पीजिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। ऐसे तो अगर ये पूरी जिंदगी घर पर रहेंगी तो मुझे कभी दूध वाली चाय पीने ही नहीं देंगी। कुछ कहा क्या माँ जी? एक कप और ग्रीन टी ले आऊं क्या? ना ना नहीं नहीं नहीं। अगले दिन, अरे दोनों के दोनों सज धज कर कहाँ जा रही हो? शॉपिंग करने जा रहे हैं माँ जी। इतने दिन हो गए हम दोनों घर से कहीं बाहर नहीं गए, तो सोचा आज मार्केट चले जाए। आप बोलो तो घर पर रुक जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इन दोनों को घर पर रुक लिया तो कल की तरह फिर तेज म्यूजिक बजाकर मेरी नींद खराब कर देंगी। ऊपर से मुझे नचाएंगी सो अलग। जाने दो इन्हें, घर से जाने दो, आफत टलेगी। अरे अब मन में क्या सोचने लगी माँ जी, हम जाए या रुक जाए? नहीं नहीं, तुम दोनों बाहर जाओ, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। दोनों बहुएं मार्केट जाकर अपने पति के क्रेडिट कार्ड से जानबूझकर ढेर सारी शॉपिंग करती हैं और शाम को खूब देरी से घर आती है। बड़ी जल्दी आ गई दोनों की दोनों। हाँ माँ जी, मुझे तो अभी और भी सामान लेना था, लेकिन फिर ना क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही खत्म हो गई। क्या? ऐसा क्या खरीद कर ले आए तुम दोनों? अभी दिखाती हूँ ना माँ जी। प्राची सारा सामान दिखाने के लिए शॉपिंग बैग रखती है कि तभी भूख के मारे शकुंतला का पेट गुड़ गुड़ करने लगता है। अरे रुक जा, पहले तुम दोनों ना खाने के लिए कुछ बना लो, उसके बाद दिखाना ये सब। बहुत जोर की भूख लग रही है। ठीक है चल अनु, डिनर बनाने चलते हैं। दोनों देवरानी जिठानी किचन में डिनर बनाने जाती है। दीदी अब डिनर में क्या तिगड़म करना है वो तो बता दो। करना क्या है, बस सादी सी खिचड़ी बना ले। क्या? लेकिन माँ जी तो बीमार होती है, तब भी कभी खिचड़ी नहीं खाती। इसीलिए तो बोल रही हूँ, माँ जी को परेशान करना है तो बस वही करो जो उन्हें पसंद नहीं। आपको भी मानना पड़ेगा दीदी। दोनों डिनर के लिए खिचड़ी बना देती है और डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे बहू, खाना तो बड़ी जल्दी बन गया। ऐसा क्या बनाया है तुम दोनों ने खाने में? आज डिनर में है एकदम टेस्टी वाली। क्या? जल्दी बताओ। खिचड़ी। क्या खिचड़ी? तुझे पता है ना बहू, मुझे खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ माँ जी, हम दोनों को अच्छे से पता है कि आपको खिचड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करें, पूरा दिन मार्केट में घूम घूम कर इतने थक गए हैं कि कुछ और बनाने का मन ही नहीं किया। और वैसे भी ना अब आपकी उम्र हो गई है, आपको शाम के टाइम में हल्का खाना ही खाना चाहिए। ज़्यादा मसाले वाला खाना खाओगी ना तो बीमार हो जाओगी। जा अनु, किचन से वो प्लेट तो ले आ। अनु जल्दी से किचन से डिस्पोजेबल वाली प्लेट लेकर आती है। अरे ये क्या है? अब क्या मैं इस प्लेट में खाना खाऊंगी? घर के बाकी के बर्तन कहाँ गए? बर्तन कहीं नहीं गए माँ जी, लेकिन अब आप उन बर्तनों में खाना खाओगी, फिर वो गंदे हो जाएंगे, फिर वो हमें धोने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि पहले ही डिस्पोजेबल में खा लो, बर्तन धोने का झंझट ही खत्म। अब घर पर काम वाली तो आती नहीं, सारा काम हमें ही करना पड़ता है, और हम दोनों बेचारी इतना काम कर करके बहुत थक जाती हैं। इसलिए आज से खाना सिर्फ डिस्पोजेबल में ही खाना। शकुंतला मुंह बनाते हुए डिस्पोजेबल प्लेट से खाना खाती है। तभी पुनीत और अजित भी घर आ जाते हैं। प्राची, अरे चिल्ला क्यों रहे हो? यहीं पर हूँ मैं। और अनु का है? मैं किचन में पानी लेने आई हूँ, अभी आ रही हूँ। अरे क्या हो गया, आप दोनों इतने गुस्से में क्यों? तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी शॉपिंग एक दिन में कौन करता है?
अरे 50,000 की लिमिट है हमारे क्रेडिट कार्ड की, और तुम दोनों ने एक दिन में 50,000 की शॉपिंग कर डाली। वो तो अच्छा है कि कार्ड की लिमिट 1 लाख नहीं थी, वरना आप दोनों तो आज वो भी खत्म करती थी। अरे तो आप दोनों कहना क्या चाहते हैं? हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी तो क्या शॉपिंग करनी भी छोड़ दे? देख लो दीदी, जब हम खुद जॉब करते थे तो अपनी मन मर्जी का कुछ भी ले लेते थे, कोई हमें रोकता टोकता नहीं था। एक बार पति के पैसे से शॉपिंग कर ली तो देखो कैसे बोल रहे हैं। नहीं तो क्या। अरे हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे रहने दो आप, अभी तो मैंने पूरी शॉपिंग भी नहीं की, उससे पहले ही आपने मुझे टोक दिया, सारा मूड ही खराब कर दिया। चलो अनु, चलते हैं यहाँ से। दोनों देवरानी जिठानी मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं और कमरे में जाकर खूब हंसती हैं। अब देखना अनु क्या होता है। अरे माँ, ये क्या किया तुमने? ये दोनों अच्छी खासी जॉब पर जाती थी, खुद पैसे कमाती थी, खर्च करती थी। अब देखो, जब से जॉब छोड़ी है हम दोनों भाइयों की जेब ढीली करती है। कम से कम पहले खुद कमाती थी तो हमसे कुछ मांगती तो नहीं थी। और नहीं तो क्या माँ, तुम्हारी वजह से इन दोनों के ये फालतू के खर्चे भी हमारे सर पर आ गए। अब तुम ही बताओ, अगर हर महीने ये हमारे कार्ड से इतनी इतनी शॉपिंग करेगी तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं बेटा, तुम इन दोनों को कल के कल ही ऑफिस भेज दो। मैं तो इन दोनों को वैसे भी अब घर में एक और दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दोनों ना हर रोज घर पर कुछ ना कुछ अतरंगी करती रहती हैं। ऑफिस भेजो भाई, ऑफिस भेज दो इन दोनों को। ऑफिस तो हम इन दोनों को भेज ही देंगे, लेकिन इनके ऑफिस जाने के बाद घर पर जो नई काम वाली आएगी उसे कृपा करके कुछ मत कहना, वरना वो भी गंगू की तरह काम छोड़कर चली जाएगी। और आगे तो आप जानती हैं। अरे नहीं, मैं इस बार किसी को कुछ नहीं कहूँगी। तुम नई काम वाली रख लो, लेकिन इन दोनों को ऑफिस भेज दो। आखिरकार दोनों बहुओं का प्लान कामयाब हो ही जाता है और शकुंतला खुद ही उन दोनों से थक हार कर उन्हें वापस ऑफिस भेज देती है और घर पर आती है काम करने के लिए नई काम वाली। अरे ये कैसा पोछा लगाया है तूने? फिर से पोछा लगा। काम वाली तो घर पर नई आ जाती है, लेकिन शकुंतला की आदत वही पुरानी रहती है। काम वाली को टोके बिना शकुंतला कहाँ रह सकती है। बस इसी तरह उनकी खट्टी मीठी जिंदगी चलती रहती है। अर्जुन, थैंक यू ये कैंडल लाइट डिनर अरेंज करने के लिए। यू आर दी बेस्ट। आई लव यू। आई लव यू टू मोनिका, थैंक यू मेरी बेरंग जिंदगी को खुशियां और प्यार के रंगों से भरने के लिए। मैं शादीशुदा हूं, पर अगर मेरी शादी नहीं होती और तुम मुझे पहले मिलती तो मैं तुमसे ही शादी करता। अचानक से अर्जुन का फोन बजता है। ओ गॉड, झिलमिल का वीडियो कॉल। मैंने घर पे बताया कि मैं दोस्त को देखने हॉस्पिटल आया हूँ और यहाँ होटल में। अभी मैं क्या करूँ मोनिका? डोंट स्ट्रेस अर्जुन, एक काम करो, फोन कॉल रिसीव ही मत करो या मैसेज डाल दो कि तुम अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि डॉक्टर के कैबिन में हो। ओके ठीक है। ये कहानी है अर्जुन, मोनिका और झिलमिल की। अर्जुन एक बिजनेसमैन है और उसकी शादी झिलमिल से होती है, लेकिन शादी के बाद उसे एक मॉडर्न लड़की मोनिका से प्यार हो जाता है। झिलमिल अर्जुन से और अपने सास ससुर से खूब प्यार करती है। वहीं मोनिका अर्जुन के सिर्फ पैसे खर्च करवाती रहती है। एक तरफ है घरवाली, एक तरफ है बाहर वाली। अब देखते हैं कि कैसे पिसता है इन दोनों के बीच में बेचारा अर्जुन। अर्जुन अपने कमरे की बालकनी में फोन पर मोनिका से बात कर रहा था। यस डियर। ओके, मैं कल तुम्हारे लिए उस एक्सपेंसिव बेकरी से कपकेक्स लेकर आऊंगा। और कोई फरमाइश मोहतरमा? तभी वहां पीछे झिलमिल हाथ में ट्रे पकड़े हुए कॉफी मग लेकर आती है। मोहतरमा, ये अर्जुन इतनी रात गए मुस्कुराकर शर्माकर किससे बात कर रहा है? अर्जुन पीछे मुड़ के देखता है, तभी झिलमिल को देखकर वो चौंक जाता है। अब मनीष, मैं कल तुमसे ऑफिस में बात करता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। मनीष, व्हाट द हेल? हे अर्जुन। अर्जुन तुरंत फोन कॉल कट कर देता है और फिर किससे गुफ्तगू हो रही है इतनी रात को? हैं? कुछ भी तो नहीं। अरे वो मनीष था, ऑफिस का एम्प्लॉई। एक प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे ना, बस। अच्छा, दिखाओ नाम क्या सेव किया है? मुझे तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज के नाम पता है, इस मनीष के बारे में तो पहली बार सुन रही हूँ। अरे अभी रहने दो ना। अरे वाह, कॉफी की खुशबू क्या बढ़िया आ रही है। लाओ लाओ पी लेता हूँ।
झिलमिल अर्जुन के हाथ से फोन खींचती है कि तभी फोन अचानक स्विच ऑफ हो जाता है। अरे इसकी बैटरी लो थी, इसे चार्जिंग पे लगाना होगा। लाओ लगा देता हूँ। अर्जुन फोन को चार्जिंग पे लगा देता है और उसके इस बर्ताव से झिलमिल को उस पर थोड़ा बहुत शक हो जाता है। अगले दिन अर्जुन और मोनिका शॉपिंग मॉल में जाते हैं। मोनिका शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रही थी और अर्जुन दोनों हाथों में बहुत सारी शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। मोनिका, आइंदा से ना मुझे घर जाने के बाद कॉल या मैसेज मत करना, ओके? हाँ बाबा, अंडरस्टूड। अच्छा ये देखो, ये हिल्स और ये डायमंड का नेकलेस, लेकिन ये तो लाखों का है। तुम दिलाओगे ना मुझे प्लीज? ले लो अब, ये आज मेरा बैंक अकाउंट खाली करके ही दम लेगी। मोनिका महंगी से महंगी चीजें खरीदती है और अर्जुन के पैसे खत्म करवाती रहती है। तभी अचानक से अर्जुन की नज़र सामने से आ रही उसकी बीवी झिलमिल और माँ सुषमा पर जाती है और वो एकदम से घबरा जाता है। मोनिका का हाथ पकड़ के एक मैनिक्विन के पीछे छुप जाता है। क्या हुआ अर्जुन? व्हाट्स रॉन्ग? अरे सामने से आफत आ रही है। आफत? ये तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड है क्या? अर्जुन, तुमने मुझे धोखा दिया। अरे नहीं मेरी माँ, वो झिलमिल और मम्मी वो दोनों भी इसी शॉपिंग मॉल में आई हैं। Oh God, please save us! झिलमिल और सुषमा दोनों भी उसी मैनिक्विन के पास आते हैं जिसके पीछे अर्जुन और मोनिका छुपे होते हैं। उस मैनिक्विन पर लगी साड़ी को देखकर झिलमिल कहती है, बहुत सुंदर साड़ी है ना मम्मी जी? हाँ झिलमिल बहू, खरीद ले, इसमें तुझे देखकर अर्जुन के तो होश ही उड़ जाएंगे। क्या मम्मी जी, आप भी ना। तभी वो दोनों देखते हैं कि मैनिक्विन तो हिल रहा है। अरे ये पुतला हिल कैसे रहा है? कहीं इसके पीछे कोई है तो नहीं? झिलमिल पुतले के पीछे जाके देखती है और तभी उसे कोई नहीं दिखता। मोनिका और अर्जुन घुटनों की बल चल चल कर जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं। आज तो बाल बाल बच गए। फिर कुछ दिनों बाद अर्जुन अपनी बैग भर के कहीं जाने की तैयारी करता है। तभी उसके पापा दीपराज उससे कहते हैं, और अर्जुन बेटो कहाँ निकला यूं बैग वैग उठाकर? वही तो, आज हम दोनों को मेरी फ्रेंड तारा की बर्थडे पार्टी में जाना है। अब आई एम सॉरी झिलमिल, वो ना एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे ये बिजनेस ट्रिप फिक्स हो गई, इसलिए जाना होगा डार्लिंग। मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, डोंट वरी। ध्यान से जाइयो और सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आइयो, खाली हाथ मत आना। अर्जुन सबको बिजनेस ट्रिप का नाम लेकर झूठ बोलकर मोनिका के साथ शिमला घूमने जाता है और वहां पर भी मोनिका अर्जुन से बहुत खर्चा करवाती है। लेकिन तभी वहां पर उन्हें सुषमा की चचेरी बहन अनुराधा देख लेती है और वो उनकी फोटो खींचकर सुषमा को भेजती है और कॉल करके कहती है, देख सुषमा, कैसे तेरा बेटा यहाँ शिमला में इस अनजान लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। बेशर्म कहीं का। अपने बेटे को संभाल सुषमा, वरना अपनी अच्छी खासी गृहस्थी को आग लगा देगा ये कलमुहा। जब अर्जुन ट्रिप से लौटता है तभी सुषमा उसे खूब डांटती है। अरे उस लड़की के चक्कर में घन चक्कर मत बन, भूल मत कि तेरी शादी झिलमिल से हुई है। जितनी जल्दी हो सके इस किस्से को रफा दफा कर दे और उस लड़की से दूर हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मम्मी, सुषमा वहां से चली जाती है। लेकिन अर्जुन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और ये सिलसिला यूं ही रोजाना चलता जाता है। एक बार अर्जुन और मोनिका साथ में थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं और पॉपकॉर्न खाते हुए मोनिका उसके रुमाल पर अपने होंठ पोंछ देती है। घर पर जब झिलमिल कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते वक्त उस रुमाल को देख लेती है और उस रुमाल पर क्या था? लिपस्टिक का निशान। तब वो अर्जुन पर बरस पड़ती है। ये सब क्या है अर्जुन? तुम्हारी रुमाल पर ये लिपस्टिक का निशान? सच सच बताओ, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? कौन है वो नासपीटी? ओह तुम भी ना झिलमिल, बहुत शक करती हो। अरे ये रुमाल मेरा नहीं है, ये रुमाल किसी और का है जिसे मैं अपना समझ कर लिया है। और तब मैंने ये निशान नहीं देखा था जल्दबाजी में, अब देख रहा हूँ। ट्रस्ट में झिलमिल, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। अब चलो ना कोई मूवी देखने चलते हैं, हैं? ओके ठीक है।
अर्जुन झिलमिल को गले से लगाता है और उसका मन खुश करने के लिए उसे अगले दिन थिएटर में मूवी दिखाने ले जाता है। तभी वहां का वॉचमैन कहता है, क्या बात है सर, कल अलग लड़की आज बीवी। झिलमिल ये सुनकर चौंक जाती है। वहीं अर्जुन डर जाता है। क्या? इसका मतलब तुम कल यहाँ किसी और लड़की के साथ आए थे अर्जुन? ये वॉचमैन भाई क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं झिलमिल, वो परसों ना मैं, रितेश, मुनीश और राइमा हम सब आए थे मूवी देखने और कैफे में मीटिंग करने। तभी शायद इन्होंने देख लिया होगा मुझे और राइमा को एक साथ। वो तो मेरी बहन जैसी है, क्या तुम भी? तुम तो जानती हो, उसने मुझे राखी भी तो बांधी थी। अच्छा, ओके ठीक है, मैं पॉपकॉर्न्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। झिलमिल आगे चली जाती है। ओ भाई, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे मार खिलाने के जैसे काम कर रहा है? सॉरी सर, कंटिन्यू। फिर कुछ दिनों बाद करवा चौथ का पर्व आता है और मोनिका मन ही मन अपने घर पर सोचती है, आज करवा चौथ है, सारी बीवियां अपने पतियों के लिए लंबी उम्र के विश करते हुए ये फास्ट रखती हैं और कंवारी लड़कियां भी। मैं भी अर्जुन से कहूंगी कि मैंने उसके लिए व्रत रखा है, लेकिन मैं तो छुप छुप कर खाना खा लूंगी और पानी भी पी लूंगी। फिर रात को वो मुझे महंगे से महंगा गिफ्ट भी देगा। मोनिका झूठ मूठ का व्रत रखती है और अर्जुन से महंगे हीरे के हार की मांग करती है। वो दिन भर पिज्जा बर्गर खाती रहती है। वहीं झिलमिल एक सुहागन की तरह अर्जुन के लिए पूरी निष्ठा से व्रत रखती है और फिर रात में सब लोग नए कपड़ों में और झिलमिल 16 श्रृंगार करके टेरेस पर अपनी थाली सजाकर जाती है। तभी वो वहां पर अर्जुन को मोनिका के साथ देख लेती है। मोनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये इतना सज धज के क्यों आई हो? मेरा व्रत तोड़ो ना अर्जुन, देखो चांद आ चुका है, मुझे गिफ्ट दो। तभी झिलमिल मोनिका को देखकर अपनी थाली छोड़कर उसके पास आ जाती है और दोनों भी एक दूसरे को देखकर खुशी से चिल्लाती है और गले मिलती है। मोनिका, झिलमिल। ये क्या? ये दोनों तो एक दूसरे को जानती है। सातने पहले से ही सहेलियां हैं। हाँ, ये मेरी बचपन की दोस्त है। और हम दोनों ने तुम्हें धोखा दे दिया। ये देखो, ये पेपर्स, इन पेपर्स पर हम दोनों ने तुमसे नींद में साइन करवाई। अब तुम्हारी पूरी जायदाद हमारे नाम। चलो झिलमिल, पूरी वर्ल्ड की सैर करते हैं। एंड बाय द वे, मैंने कोई व्रत नहीं रखा था। हाँ, और मैंने भी। इस तरह झिलमिल और मोनिका दोनों भी अर्जुन को लूटकर 1 2 3 भाग जाती है। अरे रुको तुम दोनों। भगवान, मेरे घर वाली और बाहर वाली दोनों मुझे लूट कर चली गए। अर्जुन अपना सर पीटते रह जाता है।